हेलो बच्चों, अपने जीओसी के अंदर जो लास्ट लेक्चर अपन ने देखा था उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अपने चल रहा था और उसके अंदर अपन ने अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करना सीख लिया था। अपन ने देखा था कि 4 ऑर्गेनिक के सिस्टम थे, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एल्कीन और एल्किल बेंजीन। इससे रिलेटेड करके अपन ने अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीखा था। अब उस अल्फा हाइड्रोजन का और उस हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी, वो है डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखें? तो देखो, सीधी सी बात है, हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगी। जिस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती थी, उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बढ़ने से भी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन से भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज होगी जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, CH3 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 पॉजिटिव, सही है। नेक्स्ट CH3 CH CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट CH3 CH2 पॉजिटिव। बात करूं, ये मेरा सिस्टम है कार्बोकैटायन, और डायरेक्टली जुड़े हुए ये तीनों कार्बन कौन हैं? अल्फा कार्बन है, और तीनों ही मुझे sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं। इन पे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी। उस हिसाब से इसके पास 9, इसके पास 6 और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 9, 6 और 3, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा है आपके पास? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर भी आप आसानी से देख सकते हो। सेकंड, इसी तरह का एक है टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे देखें? सेम तरीका है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी देखने का। अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा, रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा, और उतनी ही ज़्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो मैं क्या कह सकता हूँ? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतनी ही ज़्यादा। एग्जाम्पल, CH3 रेडिकल, CH3 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 CH रेडिकल, CH3। नेक्स्ट लेता हूँ CH3 CH2 रेडिकल। यहाँ है मेरे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ है 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ है मेरे पास
3 अल्फा हाइड्रोजन, ऑर्डर आएगा 963, यानी कि वही 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आसान है। तो ये इसकी दो एप्लीकेशंस। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी की। देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी में नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप हाइपर कॉन्जुगेशन से ही इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्ट डिसाइड कर लोगे। एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए आपको कुछ और पॉइंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, यानी आपको एक पूरा सीक्वेंस चेक करना पड़ता है एल्कीन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए। तो देखो क्या है वो सीक्वेंस। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी एल्कीन है वो कॉन्जुगेटेड है या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड, यानी उसमें रेजोनेंस की कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉन कॉन्जुगेटेड से। अब अगर सारी ही कॉन्जुगेटेड आ जाएं या सारी ही नॉन कॉन्जुगेटेड आ जाएं तो अपने को देखना पड़ेगा कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सेम यही नॉन कॉन्जुगेटेड में अगर सारी ही नॉन कॉन्जुगेटेड आ जाएं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ये है आपका पहला पॉइंट एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने का। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने का दूसरा पॉइंट है इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो सेम। कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड के बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर भी सेम आ जाए तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है या फिर वो सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा बताओगे सिमेट्रिकल से। If all are सिमेट्रिकल, अगर सारी ही सिमेट्रिकल आ जाएं तो सिमेट्री में दो फॉर्म मिलेगी आपको, एक ट्रांस और एक सिस। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा बताओगे इन कंपेयर टू सिस। तो ये रहेगा आपके पास एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने का ऑर्डर। पहले कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड, फिर अल्फा हाइड्रोजन, फिर सिमेट्री अनसिमेट्री और फिर सिस और ट्रांस। आई बात समझ में। इस पे एग्जांपल करने से पहले इससे रिलेटेड दो और एप्लीकेशंस हैं, उनको देख लेते हैं एक साथ और उसके बाद अपन इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करेंगे। देखो वो दो एप्लीकेशंस कौन सी है। एक है आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन और दूसरा है अपने पास हीट ऑफ कंबंशन, HOC सॉरी HOH और HOC। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि मैं एल्कीन की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने एल्कीन लिया। तो मैंने 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया। इस 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजिनेट करके सैचुरेशन में चेंज करने के दौरान जो हीट बाहर निकलती है वो ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। यानी 1 मोल
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड करने के दौरान जो हीट बाहर निकलती है वो ही क्या कहलाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। चूंकि हीट बाहर निकल रही है इसलिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव, यानी रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा छेद। सही है। अब इसको कैसे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से जोड़ सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं, उसकी बात करूंगा। देखो, अगर मेरी एल्कीन स्टेबल होगी, वैसे मैं 2 या 3 आपको एल्कीन दे दी और उसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछ लिया, तो कैसे डिसाइड करूंगा? उनमें से जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो अपना हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं करवाएगी। अगर उसका हाइड्रोजनेशन आसानी से नहीं होगा तो हीट बाहर कम निकलेगी, हीट बाहर कम निकलेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही कम होगा। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करूं एल्कीन की स्टेबिलिटी से, तो रिलेशन मुझे इनवर्स का मिलेगा। और एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालने अभी अपन ने सीख रखी है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लो, उसका उल्टा ऑर्डर कर दो, वो किसका हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। ये हाइड्रेशन नहीं, यहां पे हाइड्रोजनेशन है। आई बात समझ में? तो एल्कीन स्टेबल होगी तो सैचुरेटेड नहीं होगी तो हीट कम निकलेगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम मिलेगी, यानी जितनी ज्यादा स्टेबल HOH उतना ही कम। और एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालनी अपन ने ऊपर सीख रखी है। अब बात करता हूं मैं हीट ऑफ कंबंशन की। सेम वही प्रोसेस, 1 मोल हाइड्रोकार्बन मैंने एल्कीन ले लिया, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं तो आपको CO2 और H2O मिलता है और साथ में कुछ मात्रा में हीट बाहर निकलती है। किसी भी चीज को जलाओगे, कंबंशन करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यही प्रोसेस होगा, CO2 H2O और साथ में कुछ अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी। ये जो हीट बाहर निकल रही है यही तो मेरी हीट ऑफ कंबंशन है। चूंकि हीट बाहर निकल रही है इसलिए डेल्टा H मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी रिएक्शन को मैंने एक्सोथर्मिक बता दिया, ऊष्माक्षेपी। इसको कैसे रिलेट करो हाइपर कॉन्जुगेशन से? सेम वही, जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी उसका कंबंशन उतना ही मुश्किल से होगा, और कंबंशन जितना मुश्किल से होगा हीट ऑफ कंबंशन उतनी ही कम मिलेगी, यानी कि हीट ऑफ कंबंशन की वैल्यू वही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना अपने को आता ही है। तो अब मैं एग्जांपल लूंगा, कुछ एल्कीन्स लूंगा, उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे और साथ साथ उनको उनके HOH और HOC के ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। बात करता हूं इनके एग्जांपल्स की। ये एग्जांपल है,
सबसे पहले एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये दिख रही है मुझे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड, और बाकी ये सारी मुझे दिख रही है नॉन कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड के अंदर वैसे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा मिलेगा तो भी अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा बताएंगे, वो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं देख रहे अपन, उसको फिर रेजोनेंस से डील करने लग गए। आई बात समझ में, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको डील करेंगे। तो ये कॉन्जुगेटेड है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी ए सबसे पहले। नॉन कॉन्जुगेटेड में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये मेरी एल्कीन है यानी सिस्टम है, तो ये दोनों मेरे अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वैसे ही ये एल्कीन का सिस्टम, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लो, ये मेरी एल्कीन, कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अरेंज कर लो भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए। अब इन दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गई, सबसे पीछे तो जाएगा मेरा डी, तो ए सबसे पहले और डी सबसे लास्ट में। ये दो डिसाइड ये दो पोजीशन मैंने डिसाइड कर ली। अब बात करता हूं मैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, तो देखो अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपको सिमेट्री और अनसिमेट्री देखनी है। सिमेट्री और अनसिमेट्री कैसे देखोगे, एल्कीन को इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में काटो, काटने के बाद दोनों पार्ट एक जैसे हो तो अपन बोल देंगे कि वो सिमेट्रिकल है। जैसे कि ये रहा, दोनों पार्ट एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल। यहां से काटा तो दोनों पार्ट डिफरेंट तरह के, क्योंकि इस पार्ट में तो एक कार्बन और 2 मैथिल है, जबकि इस पार्ट में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल पार्ट हो गया। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर अनसिमेट्रिकल सी, फिर बी, और सबसे लास्ट में आएगा, ये ऑर्डर आ गया एल्कीन की स्टेबिलिटी का। अगर मैं HOH और HOC के ऑर्डर की बात करूं तो वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी डी, बी, सी और ए। ये हो जाएगा मेरे पास HOH और HOC का ऑर्डर, इसका जस्ट उल्टा। तो इस तरह से आप एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन लगा रखी है मैंने, सिमेट्री तो फिर भी रहेगी। सिमेट्री अनसिमेट्री, मुझे सारे ही कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड में ये सारे ही नॉन कॉन्जुगेटेड दिखाई दे रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन चेक करता हूं, ये सिस्टम, ये सारे अल्फा कार्बन ही है, तो 3 3 6 और ये 6 12 अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्कीन सिस्टम, तो ये एक ही अल्फा कार्बन है,
यानी 3। ये एल्कीन सिस्टम, ये 2 अल्फा कार्बन है यानी 6। ये एल्कीन सिस्टम, ये 2 अल्फा कार्बन है यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले बात करता हूं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। वो कहता है कि ए सबसे ज्यादा, क्योंकि सारी नॉन कॉन्जुगेटेड है तो अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर लिया, और बी सबसे पीछे, क्योंकि वहां तो दोनों में बराबर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 से ज्यादा है वहां पे 6, तो वो दोनों पहले। अब सिमेट्री और अनसिमेट्री की बारी है अभी। ये देखा मैंने यहां से काटा और इसको भी मैंने यहां से काटा। इस तरफ एक मेथिल एक हाइड्रोजन, इस तरफ भी एक मेथिल और एक हाइड्रोजन, इस तरफ भी एक मेथिल एक हाइड्रोजन, और इस तरफ भी मेरे पास एक मेथिल और एक हाइड्रोजन। देखो सिमेट्री चेक करने के लिए आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, जबकि यहाँ पे आपके क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रहा है। तो दोनों ही सिमेट्रिकल के अंदर ही काउंट होगी, तो दोनों ही सिमेट्रिकल है। तो ये है आपके पास सिस फॉर्म और ये है आपके पास ट्रांसफॉर्म। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो आप कहोगे डी पहले और सी बाद में। अब अगर यहाँ पे मैं HOH और HOC के ऑर्डर की बात करूं तो वो उसके उल्टे, यानी B, C, D और उसके बाद नंबर आएगा 1। तो इस तरह से आप एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हो। अब इसके अंदर एक छोटा सा नोट रह जाता है आपके पास, एक रूल चलता है, कुछ एक्सेप्शंस केस आते हैं इसके अंदर। ब्रेडिट्स रूल चलता है, उसकी बात करते हैं कि ब्रेडिट्स रूल क्या कहता है आपको। नोट कहता है देख, ये है मेरे पास ब्रिज कार्बन, ये भी मेरा ब्रिज कार्बन, सही है। और ब्रिज कार्बन पे लगी हुई ये दोनों हाइड्रोजन कौन सी हो जाएगी, ब्रिज हेडेड। ये ब्रिज हेडेड कार्बन, ये ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन। तो देखो नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि ये जो ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। देखो ये एल्कीन का सिस्टम, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि ये एक तरह के अल्फा कार्बन हैं और इन पे ये लगी हुई ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लग रहा, ये है आपका एक्सेप्शन। और क्यों नहीं लग रहा, उसका रीजन जाता है आपके ब्रेडिट्स रूल। देखो ब्रेडिट्स ने क्या कहा था, ब्रेडिट ने ये कहा था कि ये जो ब्रिज हेड वाला कार्बन है never become sp और sp2 यानी कि प्लेनर। ब्रेडिट्स ने कहा था कि ये ब्रिज हेड वाला कार्बन कभी भी sp या sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी प्लेन में
नहीं आ सकता। तो इसको कैसे रिलेट किया यहाँ पर, अगर ये मान लो एक बार के हाइपर कॉन्जुगेशन में जाता है तो इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करा लो। मान लो मैं इस हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट कराता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो इसकी जो मुझे नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। सही है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनेगी, अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और ब्रैडिस ने कहा था कि ये कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये जो मैंने ये हेक्सागन बनाया है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाई है, ये मेरी ये हथेली है, ठीक है। और ये जो बीच वाला ब्रिज बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से ब्रिज बॉन्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। ये हथेली, मान लो ये हथेली है, ये बेस, ये इस तरह से ब्रिज बॉन्ड इसके ऊपर लगा हुआ है, ये बाहर की तरफ आया हुआ है ब्रिज बॉन्ड इस तरह से। और ये हो गए आपके ये दोनों, ये वाला कार्बन, और नीचे ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों हो गए ब्रिज हेडेड कार्बन। अब अगर ये कार्बन या ये दोनों में से कोई भी एक कार्बन जो ब्रिज हेडेड कार्बन है, ये अगर प्लेन में आ जाए, तो प्लेन में आएगा तो ये जो प्लेन से बाहर ब्रिज वाला बॉन्ड उठा हुआ है, इस बॉन्ड को भी तो प्लेन में आना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को प्लेन में आने के लिए बॉन्ड टूटेगा तब जाके प्लेन में आएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाले जो दोनों कार्बन हैं, ये वाला और ये वाला ब्रिज हेड वाला कार्बन, ये कभी भी sp2 नहीं बन सकते, क्योंकि sp2 बनते ही स्ट्रक्चर को प्लेन में आना पड़ेगा, जबकि ये ब्रिज बॉन्ड तो हमेशा प्लेन से बाहर बनेंगे, कभी भी प्लेन में नहीं आ सकते, क्योंकि प्लेन में आएगा तो ब्रिज फिर डिसऑर्डेड हो जाएगा, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और ब्रिज के बॉन्ड ही टूट गए फिर वो कहाँ का कंपाउंड रह गया। इसलिए ये ब्रिज हेडेड बॉन्ड कभी प्लेन में नहीं आ सकते, इसलिए ब्रिज हेडेड कार्बन भी कभी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकते। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इनको sp sp2 बनना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करवाते, या फिर मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास ब्रैडिट्स रूल कि ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेती। स्टेटमेंट दोबारा सुन लेना, ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेती, क्योंकि तब ब्रिज हेडेड कार्बन sp या sp2 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रैडिट्स ने ये रूल दिया था, इसलिए इसे ब्रैडिट्स रूल कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस करते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आई बात समझ में? तो अब आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।